प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज है आपके 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भी कोई भी वेक्टर हो उसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, यानी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की दिक्कोज्या। टॉपिक क्या है बच्चों आज का? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की दिक्कोज्या, यानी जो लाइन सेगमेंट होगा वेक्टर होगा। यदि मान लीजिए एक पॉइंट है बच्चों हमारे पास P x1 y1 z1 और Q कोई पॉइंट है x2 y2 एंड z2, ठीक है। तो जब बच्चों आप P और Q को ज्वाइंट करके कोई नया वेक्टर बनाओगे, जब आप P और Q को ज्वाइंट करके कोई नया वेक्टर बनाओगे PQ वेक्टर, तब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे वो आपको पता करनी है। तो सबसे पहले इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में हम आते हैं, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की फॉर्म में हो तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो होते हैं एक्स वाई एंड जेड, और जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो क्या होंगे एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एम होगा वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एन होगा जेड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ ऐसा, ठीक है भाई। यही बताया था ना आपको। अब बारी आती है कि PQ। तो सबसे पहले आप PQ को वेक्टर फॉर्मेशन में लिखिए। सबसे पहले PQ को आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखिए। तो आप जो पीछे वाला चैप्टर है 13 चैप्टर जो हमने किया उसके अंदर आइए। यदि आपको याद हो कि आपने जब दो बिंदुओं को मिलाने पर जो वेक्टर बनता है उसका क्या फॉर्मूला होगा, यदि आपको याद हो तो 13.1 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो इसका बच्चों फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यानी वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इतनी बात बच्चों आपको पहले याद रखनी है। इसके बाद यदि मैं इसका कंपेयर करता हूँ इसको, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे जिनको हम शॉर्टली क्या लिखेंगे DR की फुल फॉर्म होगी बच्चों डायरेक्शन रेशियो, यानी हिंदी में जिसे आप कहते हो दिक् अनुपात, ठीक है। तो ये आ जाएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो ये एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, यानी कोई वेक्टर है जो दो पॉइंट को ज्वाइंट करने पर बन रहा है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। अब बात आती है इसके डायरेक्शन कोसाइन की, L, M एंड N की। तो यदि जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा कि इसका हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। सेम प्रोसेस इसके लिए रहेगी। y2 माइनस y1 क्या जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दिया जाएगा z2 माइनस z1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कुछ ऐसा आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट है? क्लियर हो गया होगा। इसको आप शॉर्टली ऐसा भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ।
या ऐसा भी लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 अपॉन डायरेक्टली पी क्यू, क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू है आप ध्यान से देखो तो p और q के बीच की डिस्टेंस ही तो है, यानी p और q के बीच की दूरी। क्लियर होगी बच्चों बात? कि अब यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बच्चों ऐसा क्वेश्चन लगभग पूछने के चांस रहते हैं, 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या बोल दिया जाएगा, कोई पॉइंट दे दिए जाएंगे 2 और आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे या डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन यदि सिर्फ डायरेक्शन रेशियो का पूछे तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो ये फॉर्मूला आपके पास रहा। बस यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है, जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। इन्हें क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, और ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो बच्चों आपका जो 14.1 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड बेसिक जानकारी एक बार इतनी है। 14.1 में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि भी कोई भी वेक्टर हो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जो जानकारी मैंने आपको सारी बता दी है और उसका रीजन बता दिया ऐसा क्यों होता है। अब आगे का जो हमारा प्रोसेस है वो है इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन से। देखिए इसमें तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, लैंग्वेज को पढ़कर थोड़ा सा ढंग से समझना है आपको। बस पूरी प्रोसेस लैंग्वेज की, यदि आप लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बना लेते हो क्वेश्चन की तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ कि कोई रेखा x तथा y अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो यह रेखा z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यानी बच्चों क्या हो गया कि कोई लाइन है, यानी कोई वेक्टर मान लो जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, वो x अक्ष और y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो हम डायरेक्शन कोसाइन के अंदर अल्फा बीटा गामा ये जो 3 एंगल यानी जो 3 कोण यूज कर रहे हो वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है। कौन सी डायरेक्शन के साथ है, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ। धनात्मक दिशा कैसे, जैसे आपको मैं बताता हूँ, भैया आपकी एक्स एक्स है तो इस साइड वाला एंगल है, ये एंगल नहीं है, और समझ आई, यानी जिस साइड पॉजिटिव डायरेक्शन होगी उस साइड है। तो जैसे ये बीटा एंगल है तो वाई एक्स ऊपर की ओर पॉजिटिव जा रही है तो वो ऊपर की ओर बीटा है। ठीक है, ये नीचे वाला एंगल नहीं है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जो आप एंगल ले रहे हो अल्फा बीटा और गामा, वो एक्स एक्स की, वाई एक्स की और जेड एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी जो उनकी धनात्मक दिशा है उनके साथ है, यानी जिस साइड पॉजिटिव वैल्यू आपकी बढ़ रही है ना उस साइड आपका एंगल है। ठीक है, तो ये अल्फा होगा ऊपर की ओर बीटा, जेड यदि बाहर पॉजिटिव है तो बाहर गामा होगा, अंदर की ओर पॉजिटिव लिया है तो अंदर की ओर गामा हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो हमें दिया गया है वो ये लिखा गया है कि जो लाइन है वो एक्स एक्स वाई एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी एक्स एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है वो हम क्या लेते हैं बच्चों, अल्फा, और वो गिवन है आपको 30 डिग्री। वाई एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी उसके साथ लिया गया एंगल होता है बीटा, उसकी वैल्यू है बच्चों हमारे पास 60 डिग्री, और गामा जो जेड एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल होता है वो आपको पता करना है। तो बच्चों जो प्रीवियस लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एक कोण बनाता है तो उसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है उनके बीच एक रिलेशन होता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। प्रीवियस लेक्चर में ये मैंने आपको सिद्ध भी करवाया था, याद है या नहीं है। क्या रूल है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू बच्चों कितना होता है 1। अब आप क्या करो, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो। कोस स्क्वायर अल्फा यानी कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर बीटा यानी कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर गामा
इक्वल टू 1 होगा। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर लिखिए। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर होगा 3/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इन दोनों का योग सम कितना होगा, 1 होगा। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी बच्चों हमारे पास जो डायरेक्टली रिजल्ट आएगा वो आएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या रिजल्ट बनाऊंगा, cos गामा इक्वल टू 0, और cos 0 कहाँ होता है, गामा इक्वल टू 90 डिग्री यानी π/2। तो जो आपका एंगल होगा वो कितना आएगा, π/2 आएगा। बात समझ आ गई बच्चों। मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं 1 मार्क्स के, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि आपको क्या होगा कि 2 एंगल देकर कोई एक एंगल पूछेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन इससे बनता है। तो आपको कोई भी एंगल दिया जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि x और y के साथ हो, y और z वाले दे देंगे या x और z के साथ दे देगा। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। याद रह जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बच्चों जो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है वो कल मेरा सिद्ध करवाया हुआ है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपको सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। यदि आपको याद हो तो कल हमने सिद्ध किया था या नहीं किया था, कैसे किया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि cos स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो इधर आ जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, तीनों प्लस में, उसको इधर ला के एक को माइनस करोगे 3 से तो कितना आंसर आ जाएगा 2, जो कि आपको करवाया गया है। ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको मेरा करवाया हुआ है। तो अब बारी आती है एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिया गया है कि बिंदुओं 1 0 0 एंड 0 1 1, 2 बिंदु दिए बच्चों, आपको 2 पॉइंट दे दिए 1 0 0 एंड 0 1 1, कुछ ऐसे 2 बिंदु दिए। इनको जोड़ने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। कहने का अर्थ हो गया कि यदि इस पॉइंट को P मान लिया जाए, इसको Q, तो इनको जोड़ने पर जो वेक्टर बनेगा PQ, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे वो पता कीजिए। तो बच्चों यदि आपको याद हो तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो पता करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो, जिसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 0 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे -1, 1, 1। इन तीनों के स्क्वायर का सम यानी मैग्नीट्यूड ऑफ PQ क्या होगा, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, √3। कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, आज ही आपको फॉर्मूले बताए हैं मैंने इसके। तो आ जाएगा -1/√3, 1/√3, ये भी 1/√3, ये बताया था। तो इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये और इसके डिवाइड में ये। और कई बच्चों को यदि डाउट रहे कि भाई हाँ भाई क्या ये सही है, भाई यदि किसी बच्चे के माइंड में एक डाउट आ जाए कि भाई जो मैंने डायरेक्शन को साइन पता किए हैं क्या वो सही है, तो इन तीनों के स्क्वायर को जोड़ के देख लो, इन तीनों के स्क्वायर का सम करके देख लो। यदि इन तीनों का स्क्वायर जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यदि ये 1 आता है, यदि कितना आता है 1 आता है, तो सोल्व हो जाएगा, यानी ये सही है। तो यहाँ पे से इधर लिख देता हूँ कोस गामा इक्वल टू 1/√3। क्लियर हो गया बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट है। सेम प्रोसेस रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया, तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों आपके लिए कि दर्शाइए कि बिंदु A, B और C संरेख है।
पॉइंट है बच्चों ए बी सी, हमें प्रूव करना है तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर। तो पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों आपके पास 2 3 4, बी के कोऑर्डिनेट है -1 2 -3, और सी के कोऑर्डिनेट है -4 1 -10। अब बेटा देखो कि कोलिनियर जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा हम वेरीफाई करने की, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है आपका, पॉइंट ये ए मान लो एक बार, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, तीनों के तीनों के आपके कोलिनियर है। तो जो ए बी बी सी या ए सी, इन तीनों के डायग्राम को देखकर आप कोई रिजल्ट बना सकते हो क्या कि इनके लिए जो एंगल होगा क्या वो इक्वल होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बच्चों कि यदि तीनों कोलिनियर हैं, तीनों संरेख है, तो आप ये देखिए कि जब मैं ए और बी को मिलाऊंगा तब इसको आगे बढ़ाने पर, दोनों साइड बढ़ाने पर जो वेक्टर बनेगा उसका जो भी एंगल होगा, एक बार एक्स एक्सिस के साथ देखो आप, जो भी एंगल होगा वही बी और सी का और वही ए और सी का भी एंगल होगा या नहीं होगा? सिर्फ इतना समझिए। बात समझ आ रही है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको जो तीन बच्चों पॉइंट दिए हैं ए बी और सी, जो आपको तीन पॉइंट दिए गए हैं ए बी और सी, आप ये देखिए कि जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो सिर्फ एक बार सी को भूल जाओ, ए बी को देखो, ए बी को इधर ले आओ भाई, हमें एंगल तो चाहिए ना कितना बना रहा है। तो एक्स एक्स के साथ जब आप इस पर लेके आओगे तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो जो ए बी वेक्टर का एंगल आया वही एंगल बी सी वेक्टर का है या नहीं है? वही एंगल बी सी वेक्टर का है या नहीं है? और वही एंगल ए सी वेक्टर का भी है या नहीं है? कहने का अर्थ क्या हो गया कि यदि तीन बिंदु संरेख हो जाए, तीनों पॉइंट को लीनियर हो जाए, तो उनकी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि जो इनके डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हो जाएंगे। बात समझ आ गई? क्योंकि डायरेक्शनल रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन यानी डी आर और डी सी आपके प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यदि कोस अल्फा इक्वल होगा मान लो सभी के लिए, तो जो इनके डी आर होंगे, डी आर मतलब जो ए बी के डी आर होंगे, जो ए सी के डी आर होंगे, बी सी के और जो ए सी के डी आर होंगे, वो तीनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे यानी समानुपाती होंगे कि उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल रहेगा। बात समझ आ रही है बच्चों जो मैं कह रहा हूँ? क्यों इक्वल होगा उसका रीज़न मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि यदि तीनों कोलिनियर है, तीनों संरेख है, तो उनके लिए जो एंगल जनरेट होगा एक्स वाई जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो इक्वल होगा। एंगल इक्वल हो गया और जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यदि डायरेक्शन रेशियो और वो प्रोपोर्शनल है कोसाइन, तो इसकी वजह से इन तीनों के एंगल इक्वल होने की वजह से इन तीनों के जो आपस में भी डायरेक्शन रेशियो है वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का बच्चों हम यूज करके इसको आगे सिद्ध करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले मैं क्या, डायरेक्शन रेशियो डी आर ऑफ ए बी, ए बी के डायरेक्शन रेशियो हम पता करते हैं। तो फॉर्मूला याद होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो आएगा -1 - 2, फिर 2 - 3 -3 - 4, तो ये आ जाएगा -3 -1 -7। इसके बाद मैं डी आर ऑफ ए सी निकालता हूँ एक बार, तो ए सी के लिए आएगा -4 - 2 1 + 3 1 - 3 सॉरी एंड -10 - 4, तो ये क्या आ गया -6 - 2 - 14 एंड डी आर ऑफ बी सी, तो बी सी के लिए मैं क्या लिखूँगा -4 + 1 1 - 2 एंड -10 + 3, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा -3 - 1 - 7। तो आप देखिए
जिनके को मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? क्या ये दोनों इक्वल नहीं है क्या? कि -3 अपॉन -3 कितना होगा 1, -1 अपॉन -1 भी 1, -7 अपॉन -7 1। तीनों प्रोपोर्शनल है या नहीं है? यहाँ से पता चल गया। या इन दोनों को लेके देख लो, -3 अपॉन -6 1/2, -1 अपॉन -2 1/2, -7 अपॉन -14 1/2। यानी प्रत्येक केस में कि ये समानुपाती आ रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों क्लियरली ये रिजल्ट बन जाएगा कि ये जो ABC है वो आपके कोलिनियर अर्थात संरेख है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये प्रूव करना हो कि जो पॉइंट है वो कोलिनियर अर्थात संरेख है, तो आप क्या सिद्ध करोगे कि जो इनमें से 3 जो आपके पास लाइन सेगमेंट बन रहे हैं उनमें से कोई भी 2 के आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए। यदि वो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो अर्थात समानुपाती हो तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि जो पॉइंट है वो तीनों के तीनों कोलिनियर अर्थात संरेख है। क्लियर हो गया होगा? तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है एग्जाम्पल नंबर 5 की। क्वेश्चन समझ आ गया होगा? कोई डाउट तो नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया हुआ आपको कि यदि एक रेखा XYZ अक्ष के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री, 90, 135 और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। कोई लाइन सेगमेंट है आपके पास जो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का, y एक्सिस के साथ 135 डिग्री और z एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है। तो आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन पता करने हैं। यानी सिंपल सी भाषा में बोले तो हमें कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा क्या होगा उन सब की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा केस है। सबसे पहले बच्चों कोस 90 डिग्री, तो आप सब जानते हो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। फिर बारी आई कोस 135 डिग्री की, तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है 90 + 45, तो हो जाएगा माइनस का साइन 45 यानी -1/√2। आप सब जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा भी है कि कोस 90 + थीटा क्या होता है -sin थीटा, और जो लास्ट है कोस 45 डिग्री ये होगा 1/√2। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है बच्चों वो आ जाएंगे 0, -1/√2 एंड 1/√2। एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बच्चों कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई होगी? कोई दिक्कत है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एंगल दिए गए हैं, आपको उनके संगत क्या करना है कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ये 3 वैल्यू पता करके बतानी है। तो बच्चों आपके जो 14.1 से पहले के एग्जाम्पल थे वो हो गए कंप्लीट। 5 एग्जाम्पल थे, पांचों के पांचों आपको बता दिए हैं। अब बारी आती है बच्चों आपके एक्सरसाइज 14.1 की। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों उसके क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, समझिए इसको। ये कह रहा है कि एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। क्वेश्चन के बच्चों लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए। यानी कोई लाइन है जिसके आपको DC की वैल्यू बतानी है, कब? जब वो अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, यानी इक्वल एंगल जनरेट कर रही है। अर्थात कहने का अर्थ यह हो गया कि यदि कोई लाइन अक्षों के साथ इक्वल एंगल जनरेट करती है, यानी अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा हो, तब आपको ये बताना है
कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या होगा। तो बच्चों आप सब एक रूल जानते हो कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तीनों इक्वल है तो तीनों की जगह मैं एक बार अल्फा लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 एंड कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से बच्चों कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ±1/√3। तो इसकी दो तरीके के डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल है। नंबर 1 या तो सारी प्लस की हो 1/√3 1/√3 1/√3, या कुछ ऐसा हो। बस समझ आ गई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों कि आपको क्या दिया गया था, आपको ये दे दिया कि जो लाइन है वो एक्सों के साथ जो भी एंगल बना रही है यानी अल्फा बीटा गामा, उन तीनों की वैल्यू इक्वल है, यानी अल्फा बीटा और गामा इक्वल है। तो हमें डीसी की वैल्यू बतानी है डायरेक्शन कोसाइन। तो रूल क्या होता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हम सब जानते हैं। तो मैंने क्या किया, सभी की जगह अल्फा यूज कर लिया। कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा, 3 उधर डिवाइड में ले गया, स्क्वायर हटाया तो ±1/√3। अब तीनों इक्वल है तो या तो तीनों प्लस के होंगे या तीनों माइनस के होंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये आपको अपने आप करनी है जैसा हमने आज किया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करके देखोगे, समझ आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। और जो आगे की प्रोसेस है जहाँ से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट होता है बच्चों, आपको मैं बताना भूल गया था कि ये जो चैप्टर है आपके 7 मार्क्स का है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आता है आपके 6 मार्क्स का। ठीक है। जो 1 नंबर यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आता है स्टार्टिंग के इस पोजीशन से, जो आपको अभी तक बता दिया गया है। लगभग इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है 1 नंबर का। और 6 नंबर का क्वेश्चन है उसकी प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बच्चों अभी तक आपको जितना बताया गया है उतना आपको तैयार करना है। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। हाँ, बस रेगुलर तैयारी साथ में रखिए, क्योंकि आपके पास आगे के लिए टाइम बच्चों बहुत कम मिलेगा। क्योंकि जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे वहाँ तब आपके पास टाइम कम होगा, सिलेबस ज़्यादा होगा, तो मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए फ़िलहाल आपको जितना भी टाइम है उसमें आप जितना भी कवर कर सकते हो। ये नहीं बच्चों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई आप सारा का सारा आप वीडियो देख कर कवर कर सकते हो। हाँ, लेकिन जितना भी करवाया गया है उतना मैं से मान लो भाई 100% जो आपको करवाया गया, मान लो आपको एक चैप्टर 2 3 जितने भी उनका यदि आप 50% 30% या 70% जितना भी कवर कर सकते हो उतना बच्चों आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि जब ये आपको दोबारा रिपीट करेंगे तब आपके जल्दी समझ आएगा। क्योंकि एक बार पढ़ी हुई चीज़ जब दोबारा रिपीट करोगे तो टाइम कम लगेगा और समझ जल्दी आएगा। ये बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि बच्चों आपको 100% कवर हो रहा है, लेकिन मैं ये कहने भी आप कुछ तो कवर होगा भी, 50% कवर हो रहा हो। मान लो एक बार आपको ये समझाया गया, आपको फॉर्मूले पता चल गए, फॉर्मूले याद हो गए, प्रोसेस समझ आ गई, तो जब इन क्वेश्चंस को दोबारा करवाया जाएगा तब ये सोचिए ना आपको कितना जल्दी होगा, आपका टाइम बचेगा प्लस समझ भी अच्छे तरीके से आएगा। और ये जो आपको चैप्टर करवाया जा रहा है ये भी 7 मार्क का है, यानी नंबर कम नहीं है, बड़ा क्वेश्चन आता है इसे 6 मार्क्स का। तो बच्चों सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो रेगुलरली स्टडी को प्रभावित मत करो। जैसे आपसे हो रही है रेगुलरली प्रयास करो। कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, लेकिन तैयारी साथ रखो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।